हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको एक नया अध्याय सिपाही की मां पाठ का लेखक परिचय और हिंदी अर्थ बताने वाला हूं। तो आप सब लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लोग पाठ का नाम देखेंगे। पाठ का नाम है सिपाही की मां, जिसके लेखक मोहन राकेश जी हैं। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था। अगर जन्म स्थान की बात करेंगे तो इनका जन्म स्थान जंडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब में हुआ था इनका जन्म। और बचपन का नाम इनका मदन मोहन गुगलानी था। तो याद रखना है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था और इनका जन्म जंडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता की बात करेंगे तो माता का नाम बच्चन कौर था और पिता का नाम करमचंद्र गुगलानी था, जो कि एक पेशे से क्या थे, वकील थे। याद रखना है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। किसी के भी मतलब लेखक हैं और लेखक अगर पिता कोई काम करते हैं, चाहे शिक्षक हो, चाहे व्यापारी हो या वकील हो, कोई भी, तो पूछा जाता है कि फलाना के या इस लेखक के जो पिता है वो पेशे से क्या थे। जैसे यहाँ पे मोहन राकेश के पिताजी का दिया कि इनके पिताजी वकील थे, तो लिख देगा कि मोहन राकेश के पिता पेशे से क्या थे। तो याद रखना है कि वकील थे और पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गुगलानी था। मोहन राकेश की शिक्षा की बात करेंगे तो ये एमए संस्कृत विषय से किए थे लाहौर से, ठीक। और ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से जो एमए हिंदी विषय से किए, मतलब लाहौर में जो भी एमए किए थे वो संस्कृत विषय से किए थे, और ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से जो एमए वो किए थे तो वो हिंदी विषय से किए थे। यानी 2 बार एमए किए अलग अलग विषयों से, एक बार संस्कृत से तो दूसरे बार हिंदी विषय से। तो ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद इनकी अगर वृत्ति की बात करेंगे तो वृत्ति में कहा जा रहा है कि 1947 ईस्वी के आसपास एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के प्राध्यापक रहे। डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता के रूप में काम किए और 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे और 1962 में सारिका के संपादक रहे। सारिका जो पत्रिका थी उसके संपादक रहे। तो ये जो 4 तरीके के इन्होंने या 4 प्रकार से उन्होंने काम किया, उनकी वृत्ति दिया कि 1947 में वो एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई में जो है प्राध्यापक बने, डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता के रूप में काम किया, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का काम किया 1960 में, और 1962 में जो है सारिका जो पत्रिका थी उसके संपादक के रूप में इन्होंने काम किया था। इसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे इनकी कृतियों के बारे में दे रहा है कि इनकी कृतियाँ कौन कौन सी है। तो कृतियों में हमने क्या किया कि इसको अलग अलग बांट दिया। किताब में देखिएगा आप लोग को सारी कृतियों को एक जगह दिया गया है। हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। कहानी को अलग कर दिया, उपन्यास को अलग कर दिया, नाटक को अलग और एकांकी को अलग। ऐसे समझने में हमें आसानी रहेगा। तो अगर इनकी कृतियों में पहले कहानी की बात करेंगे तो इंसान के खंडहर इनकी कहानी थी, नए बादल इनकी कहानी थी, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश और बारिश, ये इनके द्वारा लिखी गई कहानियां थी। इनका प्रकाशन वर्ष भी दिया गया है, जैसे इंसान के खंडहर का प्रकाशन 1950 में हुआ, नए बादल का प्रकाशन 1957 में हुआ, जानवर और जानवर का प्रकाशन 1958 में हुआ, ठीक। एक और जिंदगी का 1961 में हुआ, फौलाद का आकाश 1972 में इसका प्रकाशन हुआ और वारिस का प्रकाशन 1972 में हुआ। इसी तरह उपन्यास जो इनकी रचनाएं थी, उपन्यास विधा था। उपन्यास वाली कौन कौन सी रचनाएं, तो अंधेरे बंद कमरे इसका प्रकाशन 1962 में हुआ, ना आने वाला कल इनका प्रकाशन 1970 में हुआ, अंतराल का प्रकाशन 1972 में हुआ। तो ये इनके उपन्यास थे। वैसे ही नाटक की बात करेंगे तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये इनके द्वारा लिखी गई नाटक थी। एकांकी की बात करेंगे तो पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, जिसका प्रकाशन 1973 में हुआ था। ये VVI एक ऑब्जेक्टिव भी है, याद रखिएगा आप लोग कि अंडे के छिलके और अन्य एकांकी का प्रकाशन 1973 में हुआ। और इसी जो एकांकी से हमारा जो पाठ है जिसका नाम क्या है, सिपाही की माँ, वह संकलित है। तो याद रखना है कि अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से हमारा जो पाठ सिपाही की माँ वो लिया गया है। तो ये हमारे मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी गई कृतियां थी या रचनाएं थी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि जो हम लोग पाठ पढ़ेंगे सिपाही की माँ, इस सिपाही की माँ एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं और साथ ही यह पाठ जो है कहाँ से संकलित है। तो बताया गया है कि सिपाही की माँ एक एकांकी है
और यह अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से लिया गया, यानी जो एकांकी था मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया, इसी एकांकी से जो हमारा यह पाठ लिया गया है। पाठ का नाम आप सभी लोग को पता ही है कि सिपाही की माँ। तो एक सिपाही की माँ होती है, और इस पाठ में जो है जो एकांकी है इसमें कई सारे पात्र हैं, जिसमें पहला बिश्नी हो गई, दूसरा मुन्नी, तीसरा कुंती हो गई, चौथा दीनू, पांचवा में लड़की और छठे में भी लड़की है। मतलब दो लड़कियों का जिक्र किया गया जो वर्मा की हैं। ये दो लड़कियां कहाँ की है? तो वर्मा की हैं। तो लड़की एक और लड़की दो करके जिक्र किया गया, क्योंकि इनका नाम नहीं दिया है, तो इसीलिए लड़की एक और लड़की दो करके जिक्र किया गया है पाठ में। और फिर उसके बाद मानक और सिपाही, ये टोटल जो है 8 पात्रों में जो है ये एकांकी चलेगी। अब इसमें सबसे मुख्य जो पात्र हो जाएगा हमारा बिस्नी है। बिस्नी कौन होती है? तो ये मुन्नी और मानक, इन दोनों की माँ होती है। मुन्नी मानक जो है भाई बहन होते हैं। बिस्नी के पति नहीं रहते, उनका पति का निधन हो चुका रहता है, तो घर में कमाने वाला केवल इनका पुत्र मानक ही रहता है। तो वो लड़ाई में जो है वर्मा में यानी म्यांमार में गया हुआ है युद्ध के लिए। वहां गया है तो अपनी माँ के लिए वो हर 15 दिन पे चिट्ठी लिख करके भेजता था, लेकिन इधर भी अपनी माँ को चिट्ठी नहीं लिखता, तो माँ परेशान रहती है अपने बेटे के चिंता में कि मेरा बेटा अभी तक चिट्ठी नहीं भेजा, कैसा है, कैसे रह रहा होगा। ये सभी चिंता जो है माँ को सताई जा रही थी। तो इस एकांकी में जो है इसी आधार पे मतलब कि यह पाठ जो है मोहन राकेश लिखे हुए हैं। तो अब हम लोग जो है इस पाठ को लाइन बाय लाइन अर्थ को अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले दिया गया है कि देहात के घर का आंगन अंधेरा और सिलादार आंगन के बीचों बीच एक खस्ताहाल चरपाई पड़ी है। एक और वैसे ही चरपाई दीवार के साथ रखी है। दाएं कोने में दो तीन मिट्टी की हंडिया पड़ी है। सामने एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है और जो घर के अंदर खुलता है। दरवाजे पर एक अंगोछा और चरपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। बाईं और बाहर जाने का रास्ता है जिसमें किवाड़ नहीं है। पर्दा उठने पर बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी चरखे पर सूत काटती दिखाई देती है। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी और बाल सब सफेद हो चुके हैं। मुन्नी उसकी 14 वर्ष की लड़की है और बाहर की चौखट से सटकर खड़ी है। उसकी हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही है। कुछ क्षण चरखे की आवाज और कबूतरों के गुटरगुट सुनाई देती है। बीच बीच में बिस्नी थोड़ा खांस लेती है। फिर घोड़ा गाड़ी के दूर से आने और रुकने का शब्द सुनाई देता है। मतलब एकांकी शुरू होने से पहले जो है लेखक ये बता रहे हैं कि एक देहात का घर का आंगन है, जिसमें मतलब कि अंधेरा और सीलादार होता है, जो हमेशा उसमें घर में नमी होती है। और खस्ताहाल मतलब चरपाइयाँ, दो चरपाइयाँ होती है, एक मतलब दीवार से लगी हुई होती है और दूसरा जो है उस पे मतलब कि चरपाई पर जो है ढोटी सूख रही होती है। और फिर बिस्नी जो है नीचे बैठ करके चरखा चलाती है और वो भी खांसती है, बूढ़ी हो चुकी है। तो उसकी बेटी 14 वर्ष की है, जो कि वो भी फटा पुराना कपड़ा और मैला कुचैला कपड़ा पहनी हुई है और बाहर जो है देखती है, बाहर की ओर देखती है। तो इतने बीच में एक घोड़ा गाड़ी के आने का आवाज इनको सुनाई देता है या रुकने का सुनाई देता है आवाज, जिसमें मुन्नी पूछती है। मुन्नी का यहाँ कथन दिया गया है कि पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर में, डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछकर आती हूँ। यानी मुन्नी जो अपनी माँ से बोली कि डाक वाली गाड़ी आ गई है, मैं अभी चिट्ठी जो है पूछ करके आती हूँ कि भैया की चिट्ठी आई कि नहीं आई। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि मुन्नी बाहर चली जाती है। बिस्नी आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लेती है। कबूतरों की गुटरगू का स्वर पहले तेज होकर फिर मंद हो जाता है। बिस्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। मुन्नी निराश और थकी सी लौटकर आती है। यानी कहा जा रहा है यहाँ पे कि मुन्नी जो है वो पहले अपनी माँ को बोलती है कि माँ मैं चिट्ठी देखने जा रही हूँ, भैया की आई कि नहीं आई। और फिर मुन्नी जो बाहर जब चली जाती है तो बिस्नी अपना आंख बंद करके ईश्वर को प्रार्थना करती है कि आज ईश्वर से विनती है कि मतलब कि आज जो मेरा बेटा है उसका चिट्ठी कम से कम आया हो। लेकिन नहीं, मुन्नी जो है थकी हुई निराश होकर के लौट आती है। जब लौट आती है तो बिस्नी उससे पूछती है, क्यों री, डाक वाली गाड़ी ही थी ना? मुन्नी, हाँ डाक वाली गाड़ी ही थी। घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमशः दूर होने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी बिस्नी के मोढ़े के पास फर्श पर बैठ जाती है और बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। यानी कि मुन्नी जो है ये बताती है कि हाँ डाकिया ही थे, डाक वाला गाड़ी ही था। लेकिन माँ मतलब आज भी भैया की चिट्ठी नहीं आई, वो आगे बोलेगी। लेकिन यहाँ बता रहा है कि घोड़ा गाड़ी के चलने का आवाज सुनाई दिया, वो घोड़ा गाड़ी चला गया और फिर से मुन्नी और बिस्नी जो दोनों लोग फर्श पे आकर बैठ गए। और बिस्नी जो है वो उदास हो जाती है। जब उदास हो गई तो बिस्नी बोलती है फिर
कि ठंडी सांस लेकर आज भी चिट्ठी नहीं है, जाने भाग में क्या लिखा है। मुन्नी, आज सिर्फ चौधरी का पिल्सन का मनी ऑर्डर आया है और चिट्ठी नहीं आई है। फिर बिस्नी बोलती है कि ये मुँहे जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं, क्या करते हैं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि दो दो महीने तक चिट्ठी न लिखे। पहले हर 15वें रोज चिट्ठी आ जाती थी, अब की न जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया कि कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता। मुन्नी कहती है कि माँ, मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। बिस्नी, तेरा तो दिल हर मंगल को कहता है, पर चिट्ठी आने का नाम नहीं लेता। जाने भाग में क्या खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार यह घर आ ले, फिर मैं उससे पूछूंगी। यानी मुन्नी और बिस्नी जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो बिस्नी ठंडी सांस लेकर के बोलती है कि आज भी चिट्ठी नहीं है, भाग में क्या लिखा है। तो मुन्नी बताती है कि माँ, जो डाकिया आए थे वो केवल चौधरी जो हमारे गांव में रहते हैं उनका पेंशन यानी पेंशन जो होता है उसका मनी ऑर्डर लेकर के आए थे और कोई चिट्ठी नहीं आई थी। तो बिस्नी बोलती है अपनी बेटी से कि पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, चिट्ठी वाले के रास्ते में ही मेरे बेटे का चिट्ठी उट्ठी तो नहीं ना रख ले रहे हैं, क्योंकि दो दो महीने से मेरे बेटे का अभी इधर भी चिट्ठी नहीं आया और हर 15 दिन पे वो चिट्ठी दे देता था। पता नहीं क्या हो रहा है। तो माँ जो है वो परेशान है। मुन्नी अपनी माँ को सांत्वना देती है, आश्वासन देती है कि अगले मंगल को चिट्ठी आ जाएगी। तो बिस्नी बोल देती है इसी बीच पे कि तुम हर मंगलवार को बोलती हो कि आएगी चिट्ठी आएगी, लेकिन आती नहीं है। पता नहीं कि कब चिट्ठी आएगी, और अब ये घर आएगा ना तो इससे मैं पूछूंगी। मतलब अपने बेटे को कह रही है कि चिट्ठी नहीं लिख रहा है, अपना राजी खुशी नहीं बता रहा है, तो घर आएगा तो मैं इसकी खबर लूंगी, इससे मैं पूछूंगी कि क्यों नहीं ये मुझे चिट्ठी भेजता है। तब इसी बीच पे मुन्नी बोलती है, मुन्नी कहती है कि पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे वर्मा के लड़ाई पर जा रहे हैं, माँ शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत न मिलती हो। बिस्नी कहती है कि इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ को 4 हरफ लिख कर डाल दे। उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। माँ के कौन दो चार है जिनके सहारे वह परान लेकर बैठी रहेगी। नदीदे को यह बात तो सोचनी चाहिए। मुन्नी बिस्नी के घुटने पर बाहें फैलाकर उस पर सिर रख देती है। अब देखो बिस्नी को जो है उसकी बेटी मुन्नी वो समझाती है कि माँ, पिछले चिट्ठी में भैया जो ये लिखे थे कि वो बर्मा के युद्ध पे जा रहे हैं, तो शायद काजे ने उनको समय नहीं मिल रहा होगा युद्ध से। तो फिर उसकी माँ जो है मुन्नी को वो बोलती है कि इसको फुर्सत क्यों नहीं मिलती है। 4 हरफ लिखना है, मतलब 4 लाइन लिखना है, मतलब 4 अपनी बातें लिखनी है कि हाँ मैं ठीक हूँ, राजी खुशी से हूँ, तो इसको इतना लिखने में समय लग रहा है। तो ये अपने बेटे को बोल रही है, और ये भी कहती है मुन्नी से कि अगर उसे पता होगा कि मतलब वो चिट्ठी लिखता है तो मेरे कलेजों को जो है कितना ठंडक पहुंचता है। उसे तो ये भी पता है कि उसका कोई दो चार भाई हुई नहीं है कि मैं उसके सहारे जी रहा हूँ, मेरा तो एकलौता बेटा ही है। तो मुझे उसकी फिक्र लगी रहती है, लेकिन फिर भी उसको ये सोचना चाहिए, इसको पता नहीं है। तो मुन्नी जो है इतना सब कुछ बातचीत करने के बाद अपने माँ के पास जो है घुटने पर सिर रख देती है और फिर बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, या क्यों करती हो माँ, देख लेना कि अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। तो अपने माँ को फिर से ये सांत्वना दी। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ क्षण निशब्द बिस्नी मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चारपाई से समेटने लगती है। अब इतना में दोनों लोग जो है माँ बेटी बात करने के बाद कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। फिर से बिस्नी जो है अपने वही काम जो फर्श पर बैठ करके चरखा चला करके सूट काट रही होती है, तो फिर से वही काम करने लगती है, और मुन्नी उठ करके जो चारपाई पर धोती सूख रही होती है उस धोती को समेटने लगती है। इसी बीच फिर मुन्नी अपनी माँ से बोलती है कि धोती तह करते हुए रुक करके कि बर्मा यहाँ से कितनी दूर है माँ। अपनी माँ से जो है मुन्नी प्रश्न की। तो बिस्नी जवाब देती है कि चौधरी कहता था कि कई सौ कोस दूर है। जाने चौधरी को भी पता है या नहीं, जब जो उसके मुंह में आता है कह देता है। मतलब बिस्नी अपनी बेटी को बताई कि वो कई सौ कोस दूर है वर्मा यहाँ से, लेकिन पता नहीं वो सच है कि झूठ है, क्योंकि चौधरी बताता है और इसके मुंह से जो बात है वो मुझे समझ में नहीं आता है, झूठ बोलता है कि सच बोलता है। तो मुन्नी कहती है कि चौधरी यह भी कहता है कि वह वहाँ गाड़ी मोटर नहीं जाती, पानी वाले जहाज में बैठ करके वहाँ जाते हैं। बिस्नी बोलती है कि यह तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से बर्मा पानी वाले जहाज में बैठ कर जाते हैं। मानक कलकत्ते के समुद्र में पानी वाले जहाज देखकर आया था। यानी कि मुन्नी भी ये बताती है कि चौधरी ये भी कहता है कि वहाँ हम मतलब गाड़ी मोटर से नहीं जाते हैं, वर्मा जो गाड़ी मोटर से नहीं जा सकते हैं, पानी वाले जहाज से जा सकते हैं। तो उसकी माँ भी बोली कि हाँ हाँ ये बात तो सही है, मानक भी बताता था कि कलकत्ता से हम लोग बर्मा जो है पानी वाले जहाज में बैठ करके जा सकते हैं। तो मुन्नी बोलती है कि वर्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज में ही आती होगी, अगर हमारी चिट्ठी वाली जहाज डूब गया हो तो।
अब मुन्नी देखो अपना दिमाग लगा रही है। आप लोग देखिए कि मुन्नी जो अपना दिमाग लगा करके माँ से बोल रही है कि जैसे हम लोग बैठ करके पानी वाले जहाज पे जा रहे हैं, इंसान जा रहे हैं पानी वाले जहाज पर बैठ करके वर्मा, तो शायद चिट्ठी भी जो है पानी वाले जहाज से ही आती होगी। तो पानी वाला जहाज जो डूब गया होगा जिसमें भैया की चिट्ठी हो, इसीलिए चिट्ठी हमको नहीं मिल रही है। तो इतना सुन करके इसकी माँ जो वो क्रोधित हो जाती है। तो बिस्नी बोलती है यानी उसकी माँ कि ऐसी काली जबान न बोल, मुंह अच्छा न हो तो बात तो अच्छी करे। माना कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज में आ जाए, इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है। तो बिस्नी जो अपनी बेटी को डांट करके बोली कि ऐसा बात मत करो। मेंढक बताता था कि जहाज जो है बड़ा होता है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि हमारा जो एक गांव है, इस एक गांव के बराबर 4 गांव उसमें समा जाएगा, इतना बड़ा जहाज होता था। तो मुन्नी जो संकोच यानी सोच के साथ अपने माँ से बोली कि माँ पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता था कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। तो बिस्नी इतने में बोली कि चौधरी एक लड़ाई में क्या हुआ है, दुनिया भर की सारी अकड़ उसके पेट में आ गई है। वह यहाँ बैठे ही सब कुछ जानता है, अपनी त्रिया और के चरित्र का पता नहीं, जहाज डूबने का उसको पता है। यानी मतलब वो बता रही है बिस्नी अपनी बेटी से कि चौधरी को एक लड़ाई में होकर के आ गया, इतना उसको ज्ञान हो गया कि वो झूठ सच कुछ भी बोलते रह रहा है और हम लोग उसके बात को माने। कुछ नहीं हो रहा है वर्मा में। ठीक इतना सब कहने के बाद फिर मुन्नी जो है धोती तह करके अंदर ले जाती है और बाहर से पड़ोसिन कुंती आंगन में आती है। अधेड़ होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली झलकती है। अब इतने में क्या होता है कि जो मुन्नी जो है धोती सुखा रही होती है, उस धोती को उठा करके आंगन अपने मतलब कि आंगन में ले जाती है, आंगन में ले जाती है कह रहे हैं, अपने अंदर कमरे में लेके जाती है। तो इसी बीच जो है आंगन में जो बिस्नी की पड़ोसन कुंती होती है वो आती हुई दिखाई देती है। लेकिन उसको बताया गया कि ये पड़ोसन जो क्या अधेड़ यानी इसका उम्र निकल चुका है, बूढ़ होने वाली है, लेकिन फिर भी ये जो क्या है स्वस्थ है, ये भी अभी स्वस्थ है। तो वो भी आ जाती है इनके घर में। और फिर कुंती बोलती है, कुंती पुकारती है विसंदेही आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। अब विसंदेही किसको कहा गया, तो बिस्नी को ही, जो मुन्नी की माँ है और मानक की माँ है बिस्नी, उसी को क्या कहा गया, बिसन देई कहा गया है। तो याद रखना है कि बिसंदेई जो है मुन्नी की माँ को प्यार से कुंती पुकारती थी। कुंती जो है क्या थी, पड़ोसन थी बिस्नी की, और बिस्नी को ही ये प्यार से बिसंदेई बोला करती थी। तो बोलती है कि बिसंदेई आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। तो बिस्नी बोलती है कि आ कुंती। चरखा पुनी अलग हटा देती है कुंती, उसके नजदीक चरपाई पर बैठ जाती है कुंती। कहते हैं आज कल बर्मा में बड़े जोर से लड़ाई हो रही है। मतलब पहले तो कुंती ये जिक्र की कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई, तो बिस्नी बोलती है कुंती से, कहा कुंती बैठ जा, और वो चरखा साइड करके बिस्नी जो उसको जगह दे देती है। तो आकर के चारपाई पर बैठ जाती है कुंती और बोलती है कि आजकल जो बर्मा में बड़े जोर से लड़ाई हो रही है। तो बिस्नी बोलती है कुंती अपनी पड़ोसन से कि यहाँ से कौन वर्मा होकर आया, लड़ाई का हाल वहाँ वाले को पता है कि यहाँ वाले को पता है। चौधरी रोज घर बैठा खबरें गढ़ता रहता है और माना कहेगा तो पता चलेगा कि यह कितना विद्वान है। आज यह जो जी में आए कह ले सब सच है। मतलब बिस्नी जो है कुंती को समझा रही है कि तुम ये चौधरी के बात में आ गई हो कि वर्मा में बहुत जोर से लड़ाई हो रहा है। तो ये तुमको कैसे पता चला, चौधरी को कैसे पता चला, कोई तो वहां से आया नहीं है या यहाँ से कोई गया नहीं है वापस कि खबर वबर मिला है, तो फिर तुम मुझे बता रही हो। अब मेरा बेटा ही आएगा तो ये सच और झूठ का पता चलेगा कि वर्मा में सच में मतलब लड़ाई हो रहा है कि केवल ये चौधरी अफवाह फैला रहा है। तब कुंती इतना बात सुनने के बाद बोलती है कि बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन के हाथ पीले करे। सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई, धन्नो भी वैशाख में चली जाएगी। धन्नो जो है कुंती की बेटी होती है। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा कि धन्नो जो है कुंती की बेटी होती है। तो धन्नो भी वैशाख में चली जाएगी ऐसा कहती है, और बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मलमल नहीं मिली, सब चीजें जैसे बिलायत चली गई हैं। तूने अभी इसके लिए कोई घर वर नहीं ढूंढा। तो कुंती जो है मतलब बिस्नी का बात सुनने के बाद वो बताती है कि मानव जल्दी से घर आ जाए तो अपने बहन का हाथ पीला कर दे कि वो 14 वर्ष की उसकी बेटी मुंडी हो गई है। तो मतलब कि बताती है कि शादी योग्य हो गई है, और ये अपने धन्नो को बताती है कि मेरी धन्नो मेरी बेटी जो है वो भी बड़ी हो गई है, तो मैं उसके लिए घर वर ढूंढ चुका हूँ, उसका शादी भी है वैशाख में, वैशाख में वो चली जाएगी। तो अगर मानक नहीं आया तो तुम भी कोई इसके लिए घर बार ढूंढ लो। तो ये बोलती है कि तुम भी कोई घर बार ढूंढी उसके लिए। तब इसनी बोलती है कि वो घर
वह घर देखकर ही क्या करना है कुंती, माना का है तो कुछ न होगा। तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हैं। हाथ कितने बड़े मतलब यहाँ दहेज के बारे में कहा जा रहा है कि मतलब लोग जो आजकल दहेज ज्यादा मांगते हैं, और माना कहेगा तभी तो कुछ हो पाएगा, माना कहेगा तो कुछ होगा। तो इसी बीच कुंती बोलती है कि पर तू देख 14 की हो गई है, अब घर में रह कर और कितनी बड़ी करेगी। मेरी धनों का तो अभी 13वां चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटियारी हो गई है। मुटियारी मतलब कि होशियार या जवान। अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो। तू मानक के आने तक देखभाल तो कर, और जाने मानक के आने में अभी कितने दिन लगेंगे, लड़ाई का कुछ पता नहीं। तो कुंती जो है जब बिस्नी बोल देती है कि घर बार ढूंढ कर क्या होगा, लोग का हाथ बड़ा हुआ है, पैसा रुपया मांग रहे हैं, तो कुंती बोल रही है कि पर तुम खुद देखो कि मुन्नी जो 14 वर्ष की हो गई है, बड़ी हो गई है, मेरी बेटी जो अभी 13 वर्ष की है, फिर भी लोग मुझे बोलते थे कि लड़की बड़ी हो गई तो शादी विवाह कर दो। तो मैं अपनी बेटी की शादी विवाह कर रही हूँ, तो तुम भी इसके लिए कोई घर बार ढूंढो। मानक के आने का इंतजार मत करो, क्योंकि मानक का पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, लड़ाई कब खत्म होगी किसी को पता नहीं है। तो तुम उसका इंतजार मत करो, तुम मुन्नी के लिए कोई अच्छा सा घर बार ढूंढो। तो इसी पे बिस्नी बोलती है कि नहीं, वह 4-6 महीने में जरूर आ जाएगा। वह कह गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएगा। उसे गए भी 7 महीने हो चुके हैं। मतलब फिर बिस्नी जो है वो अपनी कुंती पड़ोसन से बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा बेटा जो है जल्दी आएगा, मुझसे वचन लेकर के, मुझे वचन दे करके गया है कि नहीं मैं जल्दी आ जाऊंगा छुट्टी लेकर के। तो ये बताती है अपने से कि 4-6 महीने में मेरा बेटा अवश्य आ जाएगा। तो कुंती बोलती है कि हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाए। विसनदेही, लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है, शेर का मुंह किसने सूंघ कर देखा है। लड़ाई तो देखते देखते तार हुई जा रही है, तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ, मानक जाने साल में आता है कि 6 महीने में आता है। यानी कुंती भी मतलब बोल रही है अपनी पड़ोसन से, बिस्नी से, कि अब उसका कुछ पता नहीं है, वो 4 महीने 6 महीने में आएगा कि साल भर में आएगा। तो तुम कहोगी तो मैं मुन्नी के लिए कोई लड़का घर बार ढूंढू। तो ये अपनी पड़ोसन बिस्नी से बोली। तो इसी बीच बीच में इनके बातचीत के दौरान जो है, इनके गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम दीनू होता है। तो दीनू को कहा जा रहा है कि दीनू कुम्हार हड्डियों का चलता फिरता ढांचा सा बाहर से हाँफते हुए आता है। उसके सिर के और दाढ़ी के बाल आधे पक चुके थे, मतलब उसके सिर के और दाढ़ी के बाल जो है वो आधे पक चुके थे, ठीक ना, आधे नहीं आधे, आधे पक चुके थे, और हाथ मिट्टी में सने थे। ठीक, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक दीनू कुम्हार नाम का, मतलब दीनू नाम का एक कुम्हार था। तो वो हट मतलब उसका जो शरीर में मतलब कि मांस उंस नहीं थी, केवल हड्डी थी, दुबला पतला था उसका शरीर। और कहा जा रहा है कि इसका हाथ जो है मिट्टी में संधा हुआ था, और ये दौड़ता हुआ हाँफता हुआ जो है इन लोगों के पास आता है बिस्नी के घर, जिसमें कुंती भी बैठी हुई है इनके घर में। तो आकर के दीनू बोलता है कि मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई। तो बिस्नी बोलती है कि किस बात की हद हो गई, इतना हाँफ क्यों रहे हो। तो दीनू बोलता है कि बताने की बात नहीं है, तू बाहर निकल कर अपनी आंखों से देख। तो बिस्नी फिर पूछती है कि कुछ बताएगा भी, क्या बात है। मतलब दीनू हाँफता हुआ आकर के मुन्नी की माँ से बोल रहा है, बिस्नी से बोल रहा है कि आज हद हो गया है। तो ये पूछती है क्या हद हो गया है, क्या हुआ है। तो दीनू कुछ बताता नहीं, कहता है तुम खुद ही अपनी आंख से देख लो बाहर आकर के। फिर भी बिस्नी पूछती है कि कुछ बताएगा भी, क्या बात है। तो दीनू फिर बोलता है बात क्या है, तमाशा है, सच कहता हूँ मुन्नी की माँ बेशर्मी की हद हो गई है। तो बिस्नी बोलती है क्या फिर वह चौधरी की बेवा, मतलब वो सोचती है कि कोई चौधरी की बेवा जो है वो मतलब कि कुछ गलत काम करती है। तो दीनू बताता है कि नहीं नहीं, उसकी बात नहीं है। दो जवान छोकरियां आज कहीं से आई है, उनका ऐसा पहरावा है कि तुमसे क्या कहूँ, रंग काला है पर बिल्कुल मेमो की तरह टिट-फिट चलती हैं, और घर-घर जाकर आटा दाल मांग रही हैं। इतनी जिंदगी जिंदगी चली गई पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। तो दीनू आकर के मतलब बिस्नी को समझा रहा है कि देखो बिस्नी, हमारे गांव में दो छोकरियां मतलब दो लड़कियां आ गई हैं, ये घर घर जाकर के आटा दाल मांग रही हैं, और बहुत मेम बनी हुई है, मेम की तरह टिट-फिट है, और रंग इनका काला है। तो फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि दीनू बाहर की ओर झांक कर देखता है, मुन्नी अंदर आ जाती है। मतलब दीनू बाहर झांक कर देखता है, तो फिर मुन्नी अपने अंदर चली जाती है एक रूम में। तो दीनू बोलता है मुड़ करके, मतलब बाहर की ओर देख रहा था, फिर बाहर की ओर देखने के बाद फिर बिस्नी की तरफ देखने लगता है, और इसकी तरफ मुड़ करके बोलता है कि वे तेरे घर की तरफ आ रही हैं, मुन्नी को अंदर भेज दे, मैं जाकर चौधरी को खबर सुना देता हूँ। तो इतना कहने के बाद दीनू चला जाता है। फिर कहा जा रहा है कि दीनू बाहर चला जाता है, बिस्नी, कुंती और मानक, सॉरी मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती हैं। दो वर्मी लड़कियां बाहर से आती हैं, वे जांघ तक लंबे
मैले फ्रॉक पहनी थी और दोनों के हाथों में एक एक थैला था। तो कुंती बोलती है कि बिस्नी के कान में फुसफुसाकर ये लड़कियां क्रिस्टान है। बिस्नी उसका मतलब न समझकर प्रश्न भरी नजरों से उसकी ओर देखती है। मतलब दोनों लड़कियां भी जो है जब दीनू बाहर निकल जाता है तो इनके घर आती हैं और घर आकर के जो है मतलब कि आने के बाद उनका पहनावा के बारे में जिक्र किया गया कि ये जांग तक जो है केवल फ्रॉक पहनी हुई थी और दोनों लोग के हाथ में एक एक थैला था। तो इतना कुंती को देखने के बाद जो बिस्नी की पड़ोसन थी तो उसके कान में बिस्नी के कान में बोलती है कि दोनों क्रिस्टान है। अब ये दोनों क्रिस्टान हमको जान पड़ती है, क्रिस्टान मतलब होता है ईसाई, ईसाई लड़कियां जान पड़ती है। तो कुंती तो बता देती है उसके कान में, लेकिन बिस्नी को इसका मतलब नहीं समझ में आता है। तो प्रश्न के नजर से जो है उसकी ओर कुंती की ओर देखने लगती है। तो कुंती जो उसी स्वर में यानी कान में ही जो उसकी बोलती है, क्रिस्टान वो होती है जो मर्दों को घरों में रखती है और आप बाहर घूमती है। ये क्रिस्टान का मतलब जो है कुंती विष्णु को ये बताती है ना कि मर्द लोग यानी कि जो इसके पति लोग होंगे, चाहे भाई वही लोग या घर के जो बड़े लोग मर्द लोग, उनको वो लोग क्या करेंगे कि घर में ही रहते हैं और अपने औरतों से जो कामकाज करवाते हैं। तो इसका ऐसा मतलब वो क्रिस्टान का मतलब वो समझाई। तो इतना सुनने के बाद जो है, ये इतना बातचीत करने के बाद पहली लड़की जो बोलती है कि थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा। तो दूसरी लड़की कहती है हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। रिफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी, शरणार्थी मतलब होता है कि शरण लेने के लिए, हम लोग बहुत दूर से आए हैं शरण लेने के लिए, तो हमें मतलब कुछ खाने के लिए दे दीजिए हमें, हम भूखे प्यासे हैं। और पहली लड़की दाल चावल मांगती है कि और परमात्मा यानी ईश्वर आपका भला करेगा, ऐसा करती हैं। फिर उसके बाद पहली लड़की कहती है कि हम लोग रंगून से आ रहे हैं, रंगून यानी वर्मा, अभी ऊपर जो है वर्मा का जिक्र किया था और यहाँ ये लोग रंगून बोलती है तो ये कंफ्यूज हो जाएंगी, इनको तो समझ में आता नहीं है कि वर्मा रंगून का मतलब अलग अलग ये समझ रही है, तो ये लोग वर्मा नहीं बोलती है रंगून बोल रही है। ठीक, तो पहली लड़की बोल रही है कि हम लोग रंगून से आ रहे हैं, हजारों लोग वहां से घर बार छोड़ करके चले आए हैं। हम एक घर की 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर पर पुरानी धर्मशाला में हमारे दो भाई पड़ी हैं और हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए। थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ, आपकी जान की दुआ। मतलब जो है ये दोनों लड़कियां ये आकर के जो है इनसे चावल दाल मांग रही है और अपनी बता रही है अपने बारे में कि हम माजी शरणार्थी लोग हैं, हम लोग रंगून वर्मा से आ रहे हैं, हजारों लोग वहां जो है घर बार छोड़ करके वहां से भाग रहे हैं अपना जान बचा करके, हम भी जो है अपना जान उन बचा करके जो है 10 औरतें हैं घर से भागे हैं और 3 मील दूर जो है हम लोग पुरानी धर्मशाला पे आके रुके हुए हैं और हमारे भाई भी थे, 2 भाई वो रास्ते में मारे जा चुके हैं और हम जो 10 औरतें तो इनमें से हम लोग जो है मिल करके हर घर में खाना वाना मांग रहे हैं, तो आप भी हमें खाना वाना दे दीजिए, आपका इस पर भला करेंगे। तो इतना बातें पहले जो लड़की है वो बोलती है। तो इसी बीच में कुंती जो है विष्णु के कान में जो है फुसफुसाती यानी कान में बोलती है कि ये लड़कियां क्रिस्टान नहीं है, इनके लक्षण और अच्छे नजर नहीं आते हैं। अब जो है इनको ये क्रिस्टान नहीं बोल रही है, बोल रही है कि इनको लक्षण जो है अब हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये कुंती बोलती है। तब विष्णु जो है लड़कियों के चेहरे पर मतलब दृष्टि जमाए यानी लड़कियों की ओर देखते हुए बोलती है कि हाय रे, तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो, देखने में तो तुम लोग अच्छे घर की नजर आती हो। अब ये बोल रही है कि तुम लोग ऐसे भीख क्यों मांग रही हो, देखने में तो तुम लोग अच्छे घर की नजर आ रही हो। तब फिर ये पहली लड़की बोलती है कि पहली लड़की कहती है कि पहले जब घर बार था तब तो और बात थी माँ जी, अब घर बार उजड़ गया है तो भीख का ही आसरा है। जापानी जहाजों ने बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया है, रोज वहां गोलीबारी होती है, यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में रहती हैं माँ जी, लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया है, फौज को छोड़ करके और कोई वहां नहीं रहता। तो मतलब बिस्नी जब बोली लड़कियों से कि तुम लोग भीख क्यों मांग रही हो, तुम लोग तो देखने में तो अच्छे घर की लग रही हो, तो वही लड़की जवाब देती है कि हाँ माँ जी हम लोग अच्छे घर के ही हैं, लेकिन आज हालात ऐसा हो गया है कि हमें भीख मांगना पड़ रहा है, हमारे मुल्क में जो है जापानी लोग हमला कर दिए हैं, इतना गोली बारूद चल रहा है कि वहाँ शहर में कोई लोग नहीं टिक पा रहा है, केवल जो है फौजी लोग ही वहाँ पे रह रहे हैं और सभी लोग अपने जान बचा करके घर द्वार को छोड़ करके शरण लेने के लिए कहीं भाग रहे हैं, तो हम लोग भी उसी तरीके से भाग करके आए हुए हैं। तो इसी बीच इतना बात सुनने के बाद मुन्नी जो है आगे आकर के बोलती है माँ से कि माँ यह कहती है कि इनके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इससे पूछो वर्मा इनके मुल्क से कितना दूर है। तो मुन्नी जो है आश्चर्यचकित होकर के, क्योंकि इसको भी पता था कि इसका भाई युद्ध में वर्मा में गया है और ये लड़कियां आकर के बताती है कि रंगून जो है रंगून में युद्ध हो रहा है, तो हम भी वहां से भाग करके आए हैं। तो यही सुन करके बेटी जो है उस कंफ्यूजन होती है कि
कि आखिर में रंगून में युद्ध हो रहा है तो वर्मा कहाँ है, तो वर्मा कहाँ है ये पूछने के लिए जो है अपनी माँ से बोलती है कि माँ आप इन लोगों से पूछिए ना कि वर्मा कहाँ है और इनके मुल्क से जो है कितना दूर है। तो इतना वो अपनी माँ से बोलती है। तो आज के लिए हम लोग इस एकांकी में यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इस पार्ट में बचा हुआ एकांकी है उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। और आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखिएगा और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।